हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम और जद्दोजहद आज़ादी के अजीम हीरो जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात किया करते थे कि हिंदुस्तान अपने माजी के बोझ से आज़ाद नहीं हो पा रहा। क्या है माजी का ये बोझ? माजी के इसी बोझ की झलकी हमें नजर आ रही है जब एक फिल्म की बिना पर हम कहें तो और मुगल किंग औरंगजेब आलमगीर की कब्र को जिस तरह किया डिस्ट्रॉय किया गया, मकबरे को जिस तरह तबाह करने की कोशिश की गई, मेरे सामने औरंगजेब कैसा नहीं था, ये तारीख का है। लेकिन औरंगजेब ने जो कुछ अपने 50 सालों में किया, क्या उसका बदला आज गरीब रिक्शे वाले, छाबड़ी वाले, छोटे दुकानदार, गरीब आदमी, दिहाड़ीदार, मजदूर से लिया जाएगा? ये आज हम समझने जानने की कोशिश करते हैं चाय टाइम पॉलिटिक्स में। व्यूवर्स को चाय टाइम पॉलिटिक्स में वार्म वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चाय टाइम पॉलिटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है चाय टाइम पॉलिटिक्स सब्सक्राइब करें। आप टाइम जाया किए बगैर हुसैन जावेद भाई के को भी वेलकम करते हैं। जी कैसे हैं हुसैन भाई, खैरियत से हैं आप? जी उमर भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए सर, क्या हाल है? और क्या जबरदस्त टॉपिक आज आपने चुना है। वाकई ये वो टॉपिक हुसैन है। भाई आप तो जानते हैं, हम व्यूवर्स को पहले बता दें कि औरंगजेब आलमगीर के बारे में कम से कम मैं कोई पॉजिटिव थॉट नहीं रखता। आप जानते हैं कि मैं उसको किस तरह का किंग, मैं अगर मुगल किंग्स की बात करूं तो अकबर को ज्यादा माना जा सकता है, उसकी सेकुलर जो अप्रोच थी। औरंगजेब आलमगीर को मैं नहीं मानता। लेकिन हुसैन भाई जो सच्ची बात है कि औरंगजेब ने जो कुछ किया, क्या उसका बदला आज का गरीब आदमी उतारेगा? यार ये बात समझ नहीं आ रही। देखिए, अब जैसे आपने शुरू में अपनी राय का बेलाग इजहार किया है, जिसका सुन के मुझे मजा भी आया है कि हमारे यहाँ हमेशा बेलाग किस्म का इंटरेक्शन होता है आपस में, और हम एक दूसरे की राय का एहतराम भी करते हैं, जब एक दूसरे के खिलाफ ही क्यों ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, मेरी निगाह में औरंगजेब उसी तरह का शहनशाह था जिस तरह के हिस्ट्री के अंदर, ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में, यूरोप के अंदर या कहीं और जिस तरह के शहनशाह आते रहे हैं, ईरान में आते रहे हैं, तो कुछ उससे मुख्तलिफ नहीं था। वही कुछ किया उसने जो शहनशाह अपने इक़्तिदार को हासिल करने की कोशिश करते हैं, और फिर अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए वो हर स्याह सफेद काम भी कर जाते हैं। तो मैं उसको इसी में लाऊंगा। सिर्फ उसको मैं मुजरिम नहीं समझता, क्योंकि ये बात सही है कि उसके बारे में कहा जाता है कि ना कोई नमाज छोड़ी, ना कोई भाई छोड़ा। तो ये बातें हिस्ट्री में है, लेकिन ये जब आप उस मसनद इक़्तिदार पर होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है। अब उस पे ये भी इल्ज़ाम है हिस्टोरिकली कि 60 साल हुकूमत की हिंदुस्तान पे। तो जहाँ ये इल्ज़ाम है उन पे, और ये एक हद तक सही भी है कि कई जगह मंदिरों को ढाया भी गया, लेकिन ये भी सही है कि बेशुमार मंदिर थे, उनके बारे में ग्रांट्स भी दी। और इनके जो मतलब जो कोटियर्स थे, उनमें अक्सरियत वो थे जो कि नॉन मुस्लिम थे। ये भी एक फैक्ट है। तो एक, लेकिन ये बात सही है, हर लिहाज से एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। लेकिन उमर भाई, ये तो मैं आपकी बात मानता हूँ, उस पर तो मेरा आपका इत्तेफाक है कि आज के गरीब मुसलमान जो रक्षा चला रहा है, जो दर्जी है, जो कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिससे वो दो वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पाता है, उससे औरंगजेब का बदला लेना 2025 के इंडिया में, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। मुझे समझ नहीं उमर भाई, मैं आपसे जानना भी चाहता हूँ। 318 साल हो गए औरंगजेब को इस दुनिया से गए, 1707 था, आज 2025 है। 318 साल बाद भी इतनी ज्यादा नफरत। हुसैन भाई देखिए, मैं फिर क्लियर कर दूं, जो भी आप कहें कि वो उस वक्त के दौर का ऐसा बादशाह था जो उस दौर में होते थे, देखिए उसके क्राइम्स थे। जैसे अब जो उसने जजिया को रिस्टोर किया था, अब जजिया जो है यानी हिंदू जो है वो एक खास तरह का टैक्स देंगे, तो उसके मैं फिर अपनी पहली बात पे आऊंगा, उसके कई इकदाम ऐसे थे कि जो हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए सूटेबल नहीं थे। मैं यहां से बात कर रहा हूं, अब मैं आपकी बात की तरफ आऊंगा। देखिए हुसैन भाई वही बात है कि हिस्ट्री में ना फिर बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रही है। आप जानते हैं जो कई बुद्धिस्ट हैं, जो महात्मा बुद्ध के कई पैरोकार हिस्टोरियंस हैं आज के दौर में भी, वो क्या दावा करते हैं? वो ये दावा करती हैं कि हमारी बहुत सी मठों को यानी हमारी बहुत सी इबादत गाहों को ब्राह्मणों ने तबाह कर दिया। अब ये दावा सही है नहीं सही, हम यहाँ जज करने नहीं बैठे हुए, लेकिन ये कई बुद्धिस्ट मोरखीन का, कई बुद्धिस्ट दानिश्वरों का ये दावा है महात्मा बुद्ध के लोगों का कि हमारी जो शोका दौर में या बाकी
कई पीरियड्स में बहुत सी इबादत गाहें थी, उनको ब्राह्मणों ने तबाह कर दिया। मैं यहाँ पर ये मिसाल देने का मतलब ये है कि अब यार आज के दौर में जब हम रह रहे हैं, तारीख की बिना पर, तारीखी वाकयात के बिना पर हमें आज नहीं रहना चाहिए। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट क्या था, जिससे पाकिस्तान को भी सीखने की जरूरत थी। और आप जानते हैं कि मैं उस बारे में भी बहुत कहता हूं कि पाकिस्तान को सीखना चाहिए था, जिस तरीके से नेहरू लेकर चल रहे थे चीजों को, कि यार जो माजी में हो गया सो हो गया, अब हमें आगे चलना है, माजी का बदला हम, माजी में जो बचा, खुद खुद जवाहरलाल नेहरू ने, आप जानते हैं, हिस्ट्री लिखी भी है। नेहरू ने, इन लोगों ने तो वो हिस्ट्री पढ़ी भी नहीं होगी जो बीजेपी के, आरएसएस के या भाजपा के या मोदी के बंदे हैं। नेहरू ने तो हिस्ट्री लिखी है, इंडिया की हिस्ट्री लिखी है, दुनिया की हिस्ट्री लिखी है, वो हिस्ट्री को बेहतरीन जानता था। लेकिन वो बंदा साथ ये भी कहता था, यार हिस्ट्री का यानी माजी का बोझ आज ढोना, वो बड़ी अच्छी बात है यार, माजी के मुस्बत पहलू ले लो, मुतनाजा पहलुओं को आज के दौर में लाने का कोई जवाब नहीं है। यही वजह है कांग्रेस ने अपने दौर में पूरी कोशिश की, जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बाद इंदिरा ने भी, कि यार ये जो मुगल पीरियड रहा है या सलातीन दिल्ली, इनके कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स को सामने ना लाया जाए, अच्छे एस्पेक्ट्स को सामने लाया जाए। याद कीजिए हुसैन भाई, क्या थी वो बॉलीवुड की मशहूर मुगल आजम मूवी, क्या थी मुगल आजम? वो मुगल आजम पूरी तरह स्टेट ने भी एक इंडोर्स कर यार ऐसी बातों को सामने लाओ, कोई रोमांस की, कोई इस तरह की, बजाय इसके के मुत्सब एक जो है वो अप्रोच शुरू हो जाए। और इसमें मैं ये कहूंगा, आपने कहा ना इतने सालों बाद, ये दुख होता है हुसैन भाई कि फिल्मों के जरिए जिस तरह तारीख बनाने की कोशिश की जा रही है, तारीख बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसे ऐसे लोग फिल्म बना रहे हैं। फिल्म वो, अगर मैं सही प्रोनाउंस करूं, छाया, छाया फिल्म, अगर मैं प्रोनाउंस सही करूं, जी वो फिल्म है जी छावा, छावा, छावा के नाम। और छावा। छावा क्या होता है? छावा क्या होता है, जो आप ये समझ लें, जो हम कहते हैं ना कि जो शेर का बच्चा होता है जिसको कब्स कहते हैं, तो ये उसको हिंदी में छावा कहते हैं, तो ये छावा है बेसिक। हाँ, अब एक फिल्म की बुनियाद पर, और वो फिल्म में बहुत सी हिस्ट्री डिस्टॉर्ट भी की गई है। ये चूंकि हमारा मौजूद नहीं है, मराठों का जंग रही, औरंगजेब की जंग रही, मराठे सारी बात अपनी धरती के लिए लड़े थे, लेकिन वो मौजूद और है। इसकी बुनियाद पर यह करना और फिर इस सब को खराब करने में महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का बहुत बड़ा जो है वो किरदार है। जिस तरह मैंने कहा कि कांग्रेस इन चीजों को, तारीख के जो मुखालिफ इस तरह की चीजें थी, उनको अंडर द कारपेट रखने की कोशिश करती थी। पाकिस्तान का नतीजा हमारे सामने, पाकिस्तान ने इस तरह का सबक नहीं सीखा, तो पाकिस्तान को फिर वो कभी दहशतगर्दी की सूरत में, कभी मजहबी मुनाफरत की सूरत में, मजहबी तासुब की सूरत में सब कुछ भुगतना पड़ा। इंडिया को एटलीस्ट ये सबक सीखना चाहिए था, सीखता भी रहा, लेकिन 2014 के बाद हुसैन भाई चीजें रिवर्स होना शुरू हो। आपकी बात सही उमर भाई, और मैं इसी बात को आगे लेके चलूंगा, क्योंकि आपने बात की कि फिल्मों के जरिए तारीख को मसक किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो देखिए ना, यही तो बात है कि जैसे छावा में जिस तरह से उन्होंने एक दिखाया कि जब शिवाजी को औरंगजेब के आगे पेश किया गया तो उस पर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ। और ये चीज लोगों ने, ये जब सीन इस फिल्म में देखे 2025 में बैठ के, तो नागपुर जैसे शहर में फसाद उबल पड़े इस सीन को देखे कि शिवाजी को अजियत क्यों दी जा रही है। और फिर आपको पता है कि इस पूरे वाक्य को जोड़ा गया, नथी किया गया एक मजहबी तौहीन के वाक्य के साथ। उसने भी जल्दी पे तेल का काम किया, और आपके सामने कि कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं, कर्फ्यू लग गया है और बहुत से लोगों को खतरा भी है। और सबसे बढ़ के जो कि बयानात आए कि यार हम तो अब ये जो है औरंगाबाद का इलाका, वैसे तो उसको औरंगाबाद कहते थे क्योंकि ये औरंगजेब हाँ, आलमगीर के नाम पे था, लेकिन उसका नाम भी छत्रपति संभाजी हो गया। समझ। वो मतलब जगह है जहाँ पे जो उस शहनशाह की कब्र है, अब हमने इसको तबाह कर देना है। तो देखिए वही सोच है जो आप और मैं जानते हैं, जो कि बाबरी मस्जिद के टाइम पर भी थी, कि जो भी पुरानी चीजें उनको तबाह कर दो। लेकिन वही आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि इतनी इश्तियाल अंगेज फिल्म, तो मैं समझता हूँ आज के दौर में ना ये इंटेलेक्चुअल कंगाली भी है। कहाँ मुगल आजम, जोधा अकबर, ताजमहल, मतलब इस तरह की फिल्में थी, और कहाँ छावा आ रही है, पानीपत आ रही है, या इस तरह की कई फिल्में आपके सामने आई हैं जिसमें हिस्ट्री को बुरी तरह से मसख पद्मावत, भी। पद्मावत देख ले। पद्मावत, बिल्कुल। और मैं आपकी बात को आगे लेके जाऊंगा, आपने नेहरू जी का हवाला दिया, और आपका और मेरा भारतीय खोज एक रोमांस है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। तो ये जो एक छावा फिल्म की मसख शुदा हिस्ट्री को देख के इस तरह सामने आ गए, दंगा हो गया, बलवा हो गया। काश भारतीय खोज का वो एपिसोड जो यूट्यूब पे है, जिसमें कितनी उम्दगी से शिवाजी का किरदार
नसीरुद्दीन शाह ने अदा किया था, ओमपुरी ने औरंगजेब का रोल अदा किया था। कितना उसके अंदर बैलेंस था, जरा उसी से सीख ले, वो भी तो हिंदुस्तान में चीज बनी थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह मैंने ये कहा कि नेहरू ने कोशिश की कि माजी की इन तलख बातों को सामने ना लाया जाए, माजी के तलख रवैये को सामने ना लाया जाए, और बड़ा अच्छा स्टार्ट भी लिया। 50, 60, 70 तक ये चीजें नहीं आई। आपने बाबरी मशरत का जिक्र किया तो मेरे ज़हन में वो नारा आ गया कि बाबर की औलादो भाग जाओ पाकिस्तान, वरना भारत को बना देंगे तुम्हारा कब्रिस्तान। अब ये यूपी में नारा लग रहा था और बीजेपी, आरएसएस और तब शिवसेना वाले भी नारा लगा रहे थे। तो हुसैन भाई, सलमान खुर्शीद रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वजीर खारजा भी रहे हैं, और बड़ा उन्होंने बाबर की औलाद के नाम से लिखा भी है कि क्या क्या कुछ कंट्रीब्यूट किया, बड़ा दस्त वो लिटरेचर के कैटेगरी में आता है। अब यार मैं सोचता हूँ कि जो आज का इंडिया का मुसलमान है यार, वो बाबर ने जो किया, जैसे किया, वो एक अलग है। अगर उसने गलत किया होगा, ज्यादती जो भी उसने किया होगा, वो हमारा मौजू नहीं है। लेकिन उसका बदला यार आज का बंदा उतारेगा यार, आज का जो मुसलमान है वो उतारेगा। यानी मैं फिर वही बात करूंगा, अगर ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध की पैरोकारों के मंदिरों को, टेम्पल्स को तबाह किया, तो उसका बदला आज का ब्राह्मण नहीं देना चाहिए। आज के ब्राह्मण से वो बदला नहीं लेना चाहिए। अब ये नारे लगाने यार, बाबर की औलादो भाग जाओ पाकिस्तान, ये बड़ा मशहूर नारा है। ये बड़ा मशहूर नारा लगा था 92 में। उसके बाद यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की दौर की बात करूं, बीजेपी के लीडर जब वो एंटी रोमियो स्क्वाड एक बना, लव जिहाद का जो कंसेप्ट एक दिया हुआ है, लव जिहाद का, कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, लव ट्रैप करते हैं और फिर उनको मुसलमान कर देते हैं। ये एक थ्योरी है लव जिहाद की। इसको कई लोग नहीं मानते, मैं भी खैर उस तरह नहीं मानता, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये वैसे ही वाकयात होता है, इसके पीछे पीछे मजहबी इंटेंशन नहीं होती। तो इसके बाद यार ये नारा अगर कोई चीफ मिनिस्टर लगा रहा हो कि अब कोई जोधा किसी अकबर के साथ नहीं भागेगी, अब किसी अकबर को जोधा को उठाने नहीं दिया जाएगा, तो यार ये दुख होता है कि यार ये हिंदुस्तान किस तरफ लेके जा रहे हैं कि अब कोई जोधा किसी अकबर के साथ नहीं भागेगी। ना जोधा भागी थी, ना अकबर ने जोधा को भगाया था, ना अकबर ने जोधा को, या उसका जो भी नाम था तारीख में, उसको मुसलमान बनाने की कोशिश की थी। पुरानी चीजों का बदला, मुझे सहन में बड़ा दुख होता है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा, मैं एक बात करता हूं फिर आप कीजिएगा। यार ये लोग अकबर को भी यार डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। जलालुद्दीन अकबर जैसे बादशाह को, जिसको दुनिया मानती है, उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। उसके मुकाबले में प्रताप राणा, महाराणा प्रताप को लाने की कोशिश की जा रही है। वो हल्दी घाटी की जो फाइट हुई थी, हालांकि इनको ये नहीं पता कि अकबर के जो जर्नैल महाराणा प्रताप से लड़ने गए थे वो हिंदू थे, और महाराणा प्रताप के कई फौज के अंदर लोग मुसलमान थे जो लड़े थे, जो ये नहीं मुगल। ये मजहबी तनाजे थे नहीं यार, ये बादशाहों की जंगें थी, इलाकों की जंगें थी, मरूज मुख्तलिफ था। वो इस हिस्ट्री को यार आज के दौर में लाना जुल्म है। जी अब आप बात करें। देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है, और मैं उसमें यही कहूंगा कि देखिए, जैसे आपने बात की कि आज के बाद कोई जोधा किसी अकबर के साथ नहीं भागेगी, तो ये तो थे बयान, लेकिन अभी आप महाराष्ट्र के सीएम का बयान देख लें आपके सामने कि हम ये जो मतलब ये जो कब्र है इसकी हिफाजत जरूर करेंगे, लेकिन मैं इस बात को भी मेक श्योर करूंगा कि इस कब्र की कोई इज्जत ना की जाए। मतलब क्या बयान दे रहे हैं आप? फिर आप जब जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो आप कहते हैं हम धर्मा युद्ध करेंगे, यानी कि आप इलेक्शन को भी इस तरह लेकर जा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं मुल्ला के खिलाफ वोट दो, यानी ये आपकी कैंपेन जारी है। और एक बात पे अफसोस भी होता है उमर भाई, ये नागपुर शहर है, ये गुटकरी का शहर भी है, ये जो यहाँ के सीएम है उनका शहर भी है। नागपुर की हिस्ट्री इस तरह की नहीं थी, ये बिल्कुल कम्युनल शहर नहीं रहा। ये बात सही है कि आरएसएस का ये है आरएसएस गढ़, लेकिन वैसे यहाँ पर इस तरह के जो थे राइट्स, उनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी। लेकिन आज देखें, वो सारी जो उनकी हिस्ट्री थी वो भी आज तार तार हो गई है आपके सामने। एक सवाल करूंगा आपसे कि इस पे जो शिवसेना का बयान आया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि जी, मैं शिवसेना के उस ग्रुप की बात करूं जो कि बीजेपी के खिलाफ है। उन्होंने जो कहा है कि ये तो जी, उद्धव ठाकरे ग्रुप। हाँ, उदय ठाकरे ने एक चोट लगाई है। उन्होंने कहा है कि जी, ये अब बीजेपी को एक शिवाजी मिल गया है जिसका नाम औरंगजेब है। इसको आप कैसे देखते नहीं, हैं? ये, हाँ, ये बयान जो है वो बड़ा अच्छा है। मतलब कि एक बड़ा एक स्टायर है। असल में जो उद्धव ठाकरे हैं, उनकी ना पॉलिटिक्स जरा समझें। जो ये वाला शिवसेना ग्रुप है ना, ये अपने आप को हिंदुत्व से डिटैच भी नहीं कर रहा, लेकिन खुलकर जो उद्धव ठाकरे हैं वो ये बात कर रहे हैं,
एलानिया तौर पर इंतखाबी मुहिम भी की। उन्होंने कहा कि मेरे हिंदुत्व के अंदर मुसलमान भी है, मेरे हिंदुत्व के अंदर एक्सक्लूजन नहीं है, एक्सक्लूसिव अप्रोच नहीं है। तो ये वो सही इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी ने हमेशा शुरू से ही जंग संघ के दौर से ही जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है, ये बिल्कुल उनका इशारा सही सही तरफ है। मैं तो उसको सही मानता हूँ शुरू से। जो जिनको भी बंदों को मानते हैं, देखें हुसैन भाई, ये बात भी बताना जरूरी है, सब कॉन्टिनेंट में टू नेशन थ्योरी का पहला फाउंडर कौन था जिसने किताबें भी लिखी थी? दो कौमी नजरिया किसने इजाद किया था बताइए? दो कौमी नजरिया सावरकर ने दिया था। सावरकर जो महासभा का था, जिसको आज बीजेपी बोले मानते हैं, उसने अपनी किताबों में हिंदुत्व, हु इज हिंदू, ये कहा था कि हिंदू और मुसलमान अलग कौम, इनकी तारीख अलग, सब। ये 1920s की बात है, अभी ये मुस्लिम लीग वाला नहीं आए थे 1920s में उसने। और बीजेपी हमेशा इस लाइन को टो करती है। आज भी आप बीजेपी के, आरएसएस के जो हामी दानिश्वर है, इनके हामी हिस्टोरियन है, इनको सुने तो ज़हनी तौर पर लगता है यार ये तो बिल्कुल ही मिडीवल पीरियड में बैठे हुए हैं, मिडीवल पीरियड से आगे निकलने को तैयार ही नहीं है। ये अभी भी जी के मुगलों ने लूट लिया, मुगलों ने खसूट लिया, औरंगजेब ये करता था, बाबर ने ऐसे कर दिया। यार अब तो आगे बढ़ने का दौर है। या तो हो कि वहां का मुसलमान कह रहा हो यार हमने यहाँ बाबर का निजाम लेकर, या हमने यहाँ औरंगजेब का निजाम लेकर आना है। कोई कहता है आज के दौर में इतनी इंडिया में मुसलमानों की पार्टी है, किसी ने कहा यार हम तो औरंगजेब का निजाम लेकर आ जाएंगे, हम तो यहाँ पर आलमगिरी फितवा सादर कर जाएंगे? नहीं वो ऐसे करते। वो मैं याद रखें जो हिंदुस्तान का मुसलमान हुसैन भाई हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना, वो अपने दादा, अपने बाप दादा ने, उसके जो बाप दादा से गांधी और नेहरू ने वादे किए थे ना, वो इस बिना पर रह रहे। गांधी और नेहरू ने कहा था मत जाओ पाकिस्तान, ये तुम्हारी धरती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मत छोड़ कर जाओ, ये तुम्हारे अकबर की धरती है, ये तुम्हारे बाबर की धरती है, ये तुम्हारे ख्वाजा नाजमुद्दीन की धरती है, ये तुम्हारे ताजमहल की धरती है, यहाँ तुम्हारा ताजमहल है, यहाँ तुम्हारा कुतुब मीनार है। मैं उमर भाई इसमें ना अपनी तरफ से आखिर दो बातें, दो लाइंस के अंदर ही कहूंगा, फिर आप इसको वाइंड अप कर दीजिए। कि एक तो ये कि सबसे पहले मुझे ये समझ नहीं आई कि जब से बीजेपी आई है 2014 से, आप और मैं जानते हैं, हमने खास पिछले 11 साल के अंदर इसको बड़ा स्टडी किया जब से ये हुआ है वहां पे। तो आपके आपके सामने हिंदुस्तान का वो सेकुलर समाजी फैब्रिक जो है ना बिल्कुल तार तार हो गया। एक तो ये इस पे बहुत अफसोस होता है। और आखिरी बात ये, मुझे ये भी आज तक समझ नहीं आई कि 2014 के बाद तवातर से जो एक कैंपेन चली है कि यार जितने भी नाम थे ना, जिसमें कहीं से आपको लगता है कि इसमें आपको मुस्लिम नेम्स है जगहों के, जैसे उसमें इलाहाबाद था, जैसे उसमें औरंगाबाद था, और भी कई नाम है, तो इनको जो जिस रफ्तार के साथ तब्दील किया जा रहा है, तो ये भी एक अजीब ही शक्ल जो है ना वो इस पूरे मंजरनामे की पेश करता है कि सारे नाम आप बदलें, नाम बदलें बिल्कुल। मैं इसमें बिल्कुल नहीं हूँ, ये उनका अपना मामला, उनका, लेकिन सारे नाम हिंदू ही क्यों, ये भी एक सवाल है। और सारे उन्हीं नामों को क्यों बदल रहे हैं जो कि मुस्लिम नाम थे। तो ये मुझे बहुत अफसोस होता है हिंदुस्तान के समाजी फैब्रिक को इस तरह तार तार होते देखकर। हुसैन भाई, मैं इस पर अपने अफसोस का इजहार जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ ये भी अफसोस करूंगा कि ऐसा जब पाकिस्तान में होता रहे मुझे तभी बहुत अफसोस होता रहे। ऐसा जब मेरे लाहौर शहर में हुआ है, जब पुराने नामों को तब्दील कर दिया गया, मैं अब नाम नहीं लूंगा, हर कोई समझ रहा होगा कि बहुत पुराने जो असल नाम थे उनको बदल कर क्या नहीं से नहीं क्या रख दिया नहीं, गया आप यहाँ। नाम ले सर, हाँ, आप नाम लें, आप नाम लें, वरना मैं भी नाम लूंगा। हम हिस्ट्री को करेक्ट करने बैठे हैं, इसमें क्या, आप लें नाम। चैन भाई, क्या आज लाहौर के जो कभी रामपुरा, धर्मपुरा, भगवानपुरा इलाके कहलाते थे, उनके नाम क्या कर दिए गए हैं? हम किसी का नाम इस्लामपुरा कर दिया गया, किसी का ईमानपुर कर दिया गया, किसी का क्या कर दिया गया। कराची के राम बाग का नाम आराम बाग कर दिया गया। राम बाग था, उसका नाम अलिफ मद्दा लगा दिया गया और आराम बाग कर दिया गया। देखिए, ये पहले मैं फिर कह रहा हूं, मैं सब कॉन्टिनेंट के एक शहरी के तौर पर कह रहा हूं, आई एम अ प्राउड साउथ एशियन। मैं एक साउथ एशियन के तौर पर ये बात कर रहा हूं कि मैं ये सब कुछ दुख के साथ कहता हूं कि यार, चूंकि मैंने अपने मुल्क में ये सब कुछ देखा है, कितना मेरा रोशन ख्याल मुल्क था। 80s के बाद किस तरीके से ये इंतहा पसंदी की तरफ गया, एक्सट्रीमिज्म की तरफ गया। अब फिर रिवर्स हो रहा है। अब जो सच्ची बात है, अब बल्कि इंडियन से पाकिस्तान आए हैं कई लोग, आकर वो देखते हैं यार पाकिस्तान तो बड़ा आगे की तरफ जाना चाह रहा है।
लेकिन जब इंडिया में ये हुआ 2014 के बाद, तो इंडिया के कई लोगों ने कहा यार आपने क्या पाकिस्तान बनना है? आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी शशि थरूर पता है कहते हैं बीजेपी को, यार आप क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हो? यानी वही जो आप बात कर रहे हैं कि हर नाम चेंज कर दो, एक ही तहजीब, एक कल्चर, एक सिविलाइजेशन, हम वो रहोगे तो पनपोगे, नहीं पनपोगे। ये दुख है। मैंने को फिर कहा कि जो नेहरू का यूनिटी इन डाइवर्सिटी का तस्वर था, डाइवर्सिटी में यानी तनों के अंदर वहदत है, हर तरह का कलर, रंग, मजहब, समाज, रंग, नस्ल, जात पात रह रहा था। ये हिंदुस्तान की फैब्रिक थी, हिंदुस्तान की खूबसूरती थी। पाकिस्तान को जिससे सीखना चाहिए था। मैं यहां से बात करूं, आपने कहा वो उन्होंने नाम बदले, नाम हमने ही बदले, हमने अंग्रेजों के जी जी नहीं, आप बात कंप्लीट करें, उसके बाद मैं ऐड करूं। मैं हमने यही आप कह रहा था कि हम ये कहकर तनकीद कर रहे हैं कि ना पाकिस्तान में नाम बदलने चाहिए थे पुराने, गलत किया पाकिस्तान में नाम बदलकर। इंडिया अब 2014 के बाद ये कर रहा है, अब वो गलत कर रहा है। ये बात मैं बिल्कुल, मैं इसमें ये बात ऐड करूंगा क्योंकि आपने फिर हमारे और आपके फेवरेट एक शख्सियत है शशि थरूर जिनका नाम लिया, तो उनकी मुझे बात भी याद आ गई कि देखिए जो यहाँ पर आए थे लूट खसूट करने और यहाँ पे लूट खसूट करके चलते बने, उनका इशारा था अंग्रेजों की तरफ। उनको तो आप कभी नहीं कह सकते कि वो यहाँ के थे, लेकिन जो यहाँ पर आए और यहाँ पे बस भी गए, आज आप उनको हिंदुस्तानी मान लीजिए। आप उनको, जिन्होंने सदियां यहाँ गुजार ली, हजारों साल यहाँ गुजार ली है, आज हम उनको ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ के नहीं है। तो मैं समझता हूँ उन्हीं की बात को अगर समझ लिया जाए हमारे यहाँ भी और हिंदुस्तान के अंदर भी, तो बहुत सी चीजें ठीक हो। बिल्कुल उनकी बात को समझ लिया जाए और इस बात को समझ लिया जाए कि ये हिंदुस्तान का वो वफादार मुसलमान है अपनी माटी के साथ, अपनी मिट्टी के साथ, कि जिसको 1947 में चॉइस मिली भी, लेकिन उसने गांधी, नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद की यकीनदहानी पर उनकी बातों पर कहा कि ठीक है हम अपनी मिट्टी में ही रहेंगे और अपनी मिट्टी में ही दफन होंगे। हिंदुस्तान का मुसलमान इंटेलेक्चुअल एक बात बहुत फख्र से कहता है, वो कहता है कि हम तो मरने के बाद भी इस मिट्टी के होते हैं, जब हम मर जाते हैं उसके बाद भी इस मिट्टी के नीचे हमें दफन किया जाता है। हमारी तो वफा ही इस मिट्टी से है। तो हिंदुस्तान में जो कुछ औरंगजेब आलमगीर के मकबरे और सब कुछ ये लेकर मजहबी तनाव चल रहा है, इस पर किया गया वीलॉग चाय टाइम पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। और एक बात जाते जाते मैं कह दूं, कुछ जरा मेरी कुछ मसूफियात ऐसी थी कि हम 2 हफ्ते जरा थोड़ा सा हमारा रेगुलरिटी नहीं रही। एक चीज हम व्यूअर्स को श्योर करा रहे हैं कि अब हमारी रेगुलरिटी रहेगी, वीक में एक शो चाय टाइम पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से ट्रेंडिंग पॉलिटिक्स के साथ इंडिया का जरूर आपके सामने पेश किया जाएगा। इस हफ्ते के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।